नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग के ज्ञानदूत पटल पर आपका अभिनंदन है दोस्तों। कॉलेज शिक्षा विभाग स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम चलाता है और इसी के तहत इतिहास विषय की कक्षाओं के संचालन का जिम्मा राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के पास है। इस क्रम में आज हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कांग्रेस का नरम दलीय स्वरूप। बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के संग्राम के बाद यह देश अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करवट लेने लगा था। इसी क्रम में एक घटना कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। कांग्रेस का जो प्रारंभिक कार्यक्रम था उसका स्वरूप और उसके बाद जो गति कांग्रेस ने पकड़ी, उस कार्यक्रम का स्वरूप, उस गति के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों का स्वरूप अलग था। डॉक्टर प्रणव देव आज का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और वे हमें यह बताएंगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए जो एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। क्या वे लोग इस बात को जानते थे कि जो तरीका वे अपना रहे हैं अंग्रेजों से लड़ने का, क्या एक दिन यह तरीका बदल जाएगा? कांग्रेस के नेता क्या ये बात जानते थे? इस तरह के अनेक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर प्रणव देव अपने व्याख्यान कांग्रेस का नरम दलीय स्वरूप में देंगे। तो मैं बड़े ही खुलूस के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर प्रणव देव को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रणव देव। नमस्कार। कांग्रेस के नरम दलीय स्वरूप की चर्चा की पृष्ठभूमि में हमें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो हमारा देश का राजनीतिक पटल है वो कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से गतिमान अवश्य था, किंतु उसमें राष्ट्रीय एक जो स्वरूप है उसका अभाव परिलक्षित होता था। वे किसी एक दृष्टिकोण से संगठन जरूर बने, क्षेत्रीय और स्थानीय, किंतु उनमें राष्ट्रीय स्वरूप का अभाव होता था। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। सन 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक सामान्यतः हम ये मानते हैं कि ये उदारवादी काल था या नरम दलीय काल था कांग्रेस का, और 1906 से लेकर के 1920 तक मानते हैं कि ये गरम पंथी या गरमवादी जो लोग थे उनका काल था। और बाद में तीसरा क्रांति का काल 1920 से 1947 का क्रांतिकारी काल और गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं धीमी गति से ही सही,
किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ था। यद्यप कांग्रेस का आरंभ बहुत ही सीमित और प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, किंतु धीरे धीरे इसके उद्देश्यों में परिवर्तन और विस्तार होता गया तथा वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। इसके प्रारंभिक चरण, जिसे हम उदारवादी अथवा नरमदली युग की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उदारवादी या नरमदली नेता कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रयासों अथवा प्रदर्शनों के पक्षधर थे। उनका सोचना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि ब्रिटिश सरकार से सर्वसम्मत से देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं तथा सभाओं के माध्यम से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांग स्वीकार कर लेगी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी नरमदली प्रभावशाली नेता थे, जिनका तिलक ने मूल्यांकन इस प्रकार किया था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतवर्ष के हीरे, महाराष्ट्र के रत्न तथा कार्यकर्ताओं के शिरोमणि थे। के.एम. पणेक्कर का सोचना था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। मैनचेस्टर में उनके राजनीतिक भाषणों को सुनकर इंग्लैंड की जनता बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। इंग्लैंड के एक समाचार पत्र नेशन के संपादक ने अपने एक अंक में गोखले के विषय में लिखा है कि इंग्लैंड में गोखले के तुल्य कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है और गोखले स्वयं तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एस्क्वथ से भी अधिक महान है। गोखले सच्चे नरमदली थे तथापि क्रमिक सुधारों के पक्षधर थे। एकाएक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक मानते थे। उनका संवैधानिक सुधारों तथा साधनों में पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजों की उदारता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता में उनका पूर्ण विश्वास था। उनका विचार था कि जिस दिन अंग्रेजों को यह विश्वास हो जाएगा कि भारतीय स्वशासन के योग्य हो गए हैं तो वे उसी दिन भारत को स्वशासन दे देंगे। उनका विचार था कि देश का पुनर्निर्माण राजनीतिक उत्तेजना की आंधी में नहीं बल्कि धीरे धीरे ही हो सकता है। गोखले इंग्लैंड के साथ भारतीय संबंधों को उपयोगी मानते थे। उनका विश्वास था कि ब्रितानी संपर्क के अंतर्गत ही हम अपनी उन्नति के लिए आवश्यक स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। गोखले ने 30 वर्षों तक देश की सेवा की। उनके संपूर्ण कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे प्रतिक्रियावादी नीति के समर्थक नहीं थे। उनके विचारों में हिंसा, विद्रोह और क्रांति के लिए कोई स्थान नहीं था। वे संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते थे तथा जनता की कठिनाइयों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना अपना कर्तव्य मानते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक बार वे इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गोखले के स्थान के विषय में परस्पर विरोधी विचार इतिहासकारों ने व्यक्त किए हैं। ब्रिटिश सरकार के पीछे भागते रहने के कारण ही गोखले को कुछ लोग एक छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे और दूसरी तरफ उनकी नरमदली विचारधारा के कारण कुछ लोग उन्हें एक दुर्बल हृदय नरमदली कहा करते थे। किंतु जैसा कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का मानना है कि वास्तव में वे ना तो दुर्बल हृदय नरमदली थे और ना ही छिपे हुए राजद्रोही। वे तो जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे। वे जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं सरकार को बताते थे तथा सरकार की कठिनाइयां जनता और कांग्रेस के सम्मुख रखते थे। 19 फरवरी 1915 को गोखले ने अपने स्वर्गवास के समय तक देश की बहुविध प्रकार से सेवा की। उदारवाद और संयम इन प्रारंभिक नेताओं के राजनीतिक विचार तथा कार्यशैली के दो प्रमुख आधार थे। नरमदली राष्ट्रवादियों का यह मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सीधे संघर्ष करने की बजाय राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें, उसका प्रसार करना अधिक व्यवहारिक कदम होगा। नरमदली इस बात को भलीभांति समझते थे कि जनमत तैयार किए बिना ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ पाना असंभव है। यह प्रयास किया गया
कि अधिक से अधिक भारतीयों को राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की धारा में लाया जाए तथा उन्हें आंदोलन के लिए प्रशिक्षित तथा मानसिक रूप से तैयार किया जाए। नरमदली नेता इस बात पर भी बल देते रहे कि टकराव के बजाय समन्वय और क्रमिक विकास समय की आवश्यकता है। इसे सैद्धांतिक जामा पहनाते हुए महादेव गोविंद रानाडे ने लिखा, संयम का अर्थ यह है कि उस वस्तु की अथवा उन आदर्शों की झूठी आशा ही मत करो जो मिलनी असंभव है, अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझौते और न्याय संगत भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ। अतः प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की रुचि पैदा करना, लोकप्रिय मांगों का निरूपण करना तथा जनमत को संगठित कर उसको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करना नरमदली युग की रणनीति का अहम हिस्सा थे। इस दौरान कांग्रेस के नरमदली स्वरूप में उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें पत्रकार, वकील, छोटे व्यापारी, शिक्षक, साहित्यिक व्यक्ति आदि आते थे, तक ही सीमित थी। नरमदली कांग्रेस के प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और देश की बहुसंख्यक जनता, विशेषकर भारतीय ग्रामीण, इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे। फिरोज शाह मेहता ने कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु यह उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। भारत का शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश शासन को उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद आधुनिकता का संभाग समझता था। भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण सामाजिक धार्मिक कुरीतियां व रूढ़वादिताएं थीं, जो पाश्चात्य के विज्ञान, मानवतावाद व राष्ट्रवाद जैसे विचारों से ही मिटाई जा सकती थी। अंग्रेजी इतिहास तथा संस्कृति से प्रभावित नरमदली कांग्रेसी नेता ब्रिटिश शासन को भारत का सच्चा मित्र समझते थे। नरमदली राष्ट्रवादियों के अनुसार ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना को बढ़ाएंगे तथा कालांतर में भारतीयों को स्वशासन के योग्य बना देंगे। इसी दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हुए आनंद मोहन बोस ने 1898 ईस्वी में अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि शिक्षित वर्ग इंग्लैंड का शत्रु नहीं, अपितु उसके सम्मुख बड़े कार्य में उसका प्राकृतिक और आवश्यक सहयोगी है। ब्रिटिश जनता तथा उनकी संसद में समकालीन कांग्रेसियों को अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि भारतीय जनता की समस्याएं ब्रिटिश सरकार की बदनीयत का परिणाम नहीं थी, अपितु इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश नौकरशाही है। तो भारतीयों की दुर्दशापूर्ण स्थिति की पूर्ण जानकारी इंग्लैंड तथा वहां की संसद तक नहीं पहुंचाते हैं। अतः भारतीयों की प्रमुख मांगों को इंग्लैंड में प्रचारित व प्रसारित करने पर विशेष जोर दिया गया। अब जरा नरमदली नेताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के पहले चरण अर्थात 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी, जिसे हम उदारवादी अथवा नरमदली काल के रूप में जानते हैं, के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, रास बिहारी घोष, WC बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने तत्कालीन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नरमदली नेताओं की कार्य प्रणाली जो है उसकी चर्चा भी आवश्यक प्रतीत होती है। नरमदली नेता जो प्रमुख रूप से मध्यम वर्गीय महानगरीय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करते थे, उदारवाद, क्रमिक विकास तथा संविधानवाद में विश्वास रखते थे। आधुनिक राजनीति के प्रमुख सिद्धांत जैसे आम जनता की भागीदारी, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, स्वशासन, कानून का शासन, एक जिम्मेदार तथा जवाबदेह सरकार, प्रतिनिधि संस्थाएं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अलग अलग होना से भारतीय जनता पूर्णतः अनभिज्ञ थी। इसी प्रकार आंदोलन, लामबंदी, जनमत जैसी चीजें भली भांति आम भारतीयों की समझ से परे थी। अतः सर्वप्रथम इन राष्ट्रवादी नरमदली नेताओं ने राजनीतिक चेतना को जागृत करने तथा उसे निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए भारतीय जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने, जनमत को उभारने
तथा संगठित करने का प्रयास किया। जनमत तैयार करने के लिए नरमदली राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना पत्र, सभाओं, भाषणों तथा प्रस्तावों का उपयोग किया। कानून तथा संविधान की सीमाओं में रहते हुए आम जनता को राष्ट्रीय प्रश्नों पर उद्वेलित करना तथा उनमें राजनीतिक दृढ़ता और जुझारूपन पैदा करना नरमपंथी नेताओं की रणनीति का प्रमुख हिस्सा थी। कांग्रेस के स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र भले ही सरकार को संबोधित हुआ करते थे, परंतु मूलतः वे भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते थे। 1891 ईस्वी में गोखले जब पूना सार्वजनिक सभा द्वारा भेजे गए स्मरण पत्र के प्रति सरकारी उदासीन रवैये से निराश थे तो रानाडे ने कहा, आप अपने देश के इतिहास में हमारे स्थान को नहीं समझते। ये स्मरण पत्र कहने को सरकार के नाम संबोधित हैं, वास्तव में ये जनता को संबोधित हैं ताकि वह जान सके कि इन विषयों पर कैसे विचार करना चाहिए। यह काम किसी परिणाम की आशा किए बिना अभी अनेक वर्षों तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति देश के लिए एकदम नई वस्तु है। नरमदली राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यप्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विधि ब्रिटिश जनता तथा वहां की संसद को प्रभावित करने का प्रयास थी। नरमपंथी कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश न्यायप्रियता का पूरा भरोसा था। वे यह मानते थे कि ब्रिटिश संसद भारतवासियों के साथ न्याय इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि वह भारत की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित नहीं थी। अतः भारत की जनता को शिक्षित करने के साथ साथ नरमदली नेता ब्रिटिश जनमत को भी शिक्षित करने का प्रयास करते रहे। इस उद्देश्य से सन 1887 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इस समिति के उद्देश्यों के बारे में नौरोजी ने कहा, क्योंकि शासन सत्ता का प्रमुख केंद्र इंग्लैंड में है, इसलिए इंग्लैंड में कांग्रेस द्वारा किए गए कोई भी वैधानिक प्रयत्न अधिक प्रभावकारी और लाभकारी होंगे। दादाभाई नौरोजी ने डिग्बी की सहायता से लंदन में ही 1880 ईस्वी में इंडियन एजेंसी की स्थापना की, जो 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बन गई। इस समिति में अनेक प्रतिष्ठित अंग्रेज शामिल हुए जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इस समिति ने इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को रखने के लिए एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिससे इंग्लैंड में काफी लोगों को भारत की जानकारी मिली और यह पत्रिका लोकप्रिय हुई। नरमदली कांग्रेस की जो प्रमुख मांगे हैं उनकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। नरमपंथी नेताओं का यह दृढ़ विश्वास था कि 1880-90 के दशक में भारतवासियों की राजनीतिक चेतना का इतना विकास नहीं हो पाया था कि ब्रिटिश सरकार से सीधे टकराव की नीति का पालन किया जा सके। अतः राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रथम चरण में स्वराज जैसी बड़ी मांगों की बजाय संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधार तक ही सीमित रहा। 19वीं सदी के अंतिम दशक में लोकमान्य तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग अवश्य किया, लेकिन ना तो यह विचार लोकप्रिय हो सका और ना ही कांग्रेस के अधिकृत प्रस्तावों में इसका उल्लेख किया गया। नरमदली चरण में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांगें संक्षिप्त में इस प्रकार थीं। धारा सभाओं का विस्तार हो जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सम्मिलित हों। इंडियन काउंसिल समाप्त की जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय धाराओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। राजकीय सेवाओं में उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिया जाए। इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा के लिए भारत में भी व्यवस्था की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। औद्योगिक शिक्षा, कुटीर उद्योग का सारे देश में प्रचार किया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए एवं न्यायपालिका पर जूरी का अधिकार हो। शस्त्र कानून आर्म्स एक्ट में परिवर्तन किया जाए। शासन तथा सेना संबंधी खर्च कम किया जाए। विदेशी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए। भारत सचिव की काउंसिल में तथा प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाए। भारत मंत्री के वेतन का भुगतान ब्रिटिश कोष से किया जाए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी मांगे रखी। इन अतिरिक्त मांगों में सामान्य जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया गया और ये मांगे जो है इनका संक्षेप में उल्लेख
अवश्य करना चाहिए। और ये मांगे जो है वो इस प्रकार है कि किसानों के बोझ को हल्का करने के लिए भूमि कर में कमी की जाए, जनता पर लगे हुए करों में कमी की जाए, कृषि के विकास के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए तथा कृषि बैंक की स्थापना की जाए, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा की व्यवस्था की जाए, विदेशों में अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए आदि मांगे इन्होंने रखी, जिनसे एक देश में सकारात्मक माहौल बना। और कांग्रेस के नरम दली स्वरूप की उपलब्धियां भी उल्लेखनीय हैं, जिनकी चर्चा करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। तो सबसे पहले इनकी जो व्यवस्थापिका संबंधी जो संवैधानिक सुधार के प्रयास थे वो उल्लेखनीय है और ये इनकी उपलब्धियां हैं इसी तरह की। सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, किंतु इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी जिसमें भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी। उदाहरण के तौर पर 1862 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बन सके। ये उल्लेखनीय है कि 30 वर्ष में कुल 45 भारतीय सदस्य बन सके। अतः कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर विधायी परिषदों के अधिकार में वृद्धि तथा उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। उनके आंदोलन के दबाव में 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। इस कानून के द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। कुल सदस्यों में से कुछ भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन सकते थे, लेकिन परिषदों में बहुमत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों का ही था। 1885 ईस्वी से 1892 ईस्वी के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांग मुख्यतः निम्नांकित 2 बिंदुओं पर केंद्रित थी। पहला, परिषदों का विस्तार एवं इनमें भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना। दूसरा, परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर जो अधिकार कम थे। नरम दलीय नेताओं ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, किंतु फिर भी 1892 ईस्वी के अधिनियम से नरम दलीय नेता पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा उसको और अधिक अधिकार दिए जाने की भी अपनी मांग दोहराई। सार्वजनिक धन के व्यय पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग के लिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। यही नारा अमेरिकी जनता ने अपने स्वाधीनता संग्राम के आरंभिक दिनों में बुलंद किया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक नरम दलीय नेता और अधिक स्पष्ट और मुखर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। कालांतर में यह मांग आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में गोखले तथा 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने उठाई। अब दूसरा, सामान्य प्रशासनिक सुधार है तो इन्होंने जो अभियान चलाया वो एक उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। उच्च प्रशासनिक कार्यालयों में व्याप्त निरंकुशता, भ्रष्टाचार, निकम्मापन तथा अमानवीयता के नरम दलीय नेता कटु आलोचक थे। प्रशासन को उत्तरदायी बनाने तथा उसके उच्च पदों में अधिक भारतीयों को नियुक्त करने की मांग नरम दलीय नेता हमेशा किया करते थे। प्रशासन के भारतीयकरण के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया कि यूरोपीय लोगों की तुलना में समान योग्यता रखने वाले भारतीयों को कम वेतन में रखा जाता था और यूरोपीय अपने वेतन का बड़ा हिस्सा यूरोप में खर्च करते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में देनी पड़ती थी। इससे भारत की संपत्ति का दोहन होता था जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। इसके राजनीतिक और नैतिक पहलू की ओर इंगित करते हुए नरमपंथियों ने कहा कि भारतीयकरण से प्रशासन अधिक संवेदनशील तथा जवाबदेह होगा तथा इससे भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा।
खेती के विकास तथा अकाल से बचने के लिए सिंचाई की योजनाएं लागू करने तथा किसानों को सूदखोरी से बचाने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की मांग भी राष्ट्रवादी नेता करते रहते थे। इसके अतिरिक्त जो मजदूर मजबूरी में रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज या ब्रिटिश गुयाना चले गए थे, उनको मूलभूत मानव अधिकार दिलाने का प्रयास भी नरम-दली नेता करते रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय अवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जनसंघर्ष इसी नीति का परिणाम था। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना भी नरम-दली नेताओं की एक उपलब्धि रही। कांग्रेस के प्रारंभ से ही नरमपंथी नेताओं के कार्यक्रमों में प्रमुख अंग के रूप में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति सजगता शामिल थी। जब कभी सरकार भाषण, प्रेस, विचार आदि की स्वतंत्रता को सीमित करती तो उसके खिलाफ आवाज उठाने तथा संगठित होकर आंदोलन करने की परंपरा नरम-दली नेताओं ने ही रखी थी। नागरिक अधिकारों के प्रति आरंभिक राष्ट्रवादियों अर्थात नरम-दली नेताओं में अटूट विश्वास ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हुए सुदृढ़ बनाया। साम्राज्यवाद का आर्थिक विश्लेषण, धन निष्कासन का सिद्धांत। मैं समझता हूं कि नरम-दली नेताओं की ये सबसे मजबूत विशेषता है जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद का मूलाधार भारतीय चिंतन में शामिल किया। दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथी राष्ट्रवादी ये स्पष्ट कर चुके थे कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां अर्थात उनकी औद्योगिक, व्यापारिक चुंगी तथा यातायात संबंधी नीतियां इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों की समीक्षा करते हुए दादा भाई नौरोजी ने सन 1876 ईस्वी में जो उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में लंदन में 2 भागों में हुआ, में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत का धन भारी मात्रा में इंग्लैंड ले जाया जाता रहा है। यह धन भारतीय जनता के उगाए गए करों को विदेशी पूंजी बताकर उसके निवेश से होने वाले लाभ, अंग्रेजी अफसरों के वेतन तथा पौंड और रुपए के विनिमय दर को इस तरह नियंत्रित करना जिससे विदेशी व्यापार में अंग्रेज उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को लाभ पहुंचे के रूप में भारत से ब्रिटेन लाया जा रहा था। उनके अनुसार यही वह कारण था जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी पूंजी निवेश के बढ़ने तथा आयात निर्यात में वृद्धि के बावजूद भारत में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। नरम-दली नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ न केवल भारतवासियों में जागृत पैदा की बल्कि उसके खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन भी खड़ा किया। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी रचना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के आर्थिक पिछड़ेपन तथा गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटिश सरकार की नीतियां संपत्ति के दोहन को, निर्यात की कृत्रिम रोकड़बाड़ी, हस्तकौशलों का विनाश एवं उसके बाद भारत के आधुनिक उद्योगों में रुकावट पैदा करना और अत्यधिक भू राजस्व का भार के रूप में कार्यरत थी। परंपरागत हस्तशिल्प को नष्ट करने तथा उसके स्थान पर आधुनिक उद्योगों के प्रति उदासीन होने के लिए ब्रिटिश सरकार की कठोर आलोचना की। भारतीय रेलवे, चाय बागानों तथा उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी का विरोध इस आधार पर किया गया कि यह न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा करेगी। भारतीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नरम-दली नेता लगातार यह मांग करते रहते थे कि सरकार चुंगी अथवा संरक्षण, आयात निर्यात को नियंत्रित तथा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करे। भारतीय उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से स्वदेशी अर्थात भारतीय उद्योगों में बने मालों का उपयोग तथा विदेशी मालों के बहिष्कार के विचार को प्रतिपादित किया गया। किसानों पर मालगुजारी घटाने तथा बागान मजदूरी के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए राष्ट्रवादी निरंतर आंदोलन करते रहते थे। नमक को भारतीय जलवायु के कारण आहार का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इस पर कर खत्म करने तथा भारी फौजी खर्चों में कमी करने की मांग की गई थी। आपको पता है कालांतर में बाद में गांधी जी ने दांडी मार्च जो की वो नमक सत्याग्रह के रूप में भी हम जानते हैं
कि वो नमक कानून तोड़ने के लिए ही की थी। तो ये जो नमक का आइडिया है बहुत पहले से नरमदली कांग्रेस में प्रचलित रहा था और नमक पर कर खत्म करने के लिए नरमदली प्रयासरत रहे थे। तो नरमदली नेताओं के इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत की आम जनता यह समझने लगी थी कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद है। इस आर्थिक चेतना को जागृत करने में नरमदली नेताओं ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में कालांतर में देखा गया। नरमदली कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कैसा रहता था, इस पर भी चर्चा करना मुझे समीचीन प्रतीत हो रहा है। प्रारंभ में सरकार यो हुम के चलते कांग्रेस के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करने में उदासीन रही, किंतु 1887 ईस्वी के बाद सरकार का रुख कठोर होने लगा तथा वह अब कांग्रेसी नेताओं की खुलेआम आलोचना करने लगी। ब्रिटिश अफसर कांग्रेस के नेताओं को राजद्रोही ब्राह्मण, बेवफा बाबू तथा हिंसक, खलनायक आदि के नामों से पुकारने लगे। सन 1887 ईस्वी में डफरिन ने एक भोज में सहज ही कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे भारत राष्ट्र का नहीं अपितु जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कांग्रेस की मांगों को उन्होंने अज्ञात में छलांग बताया। 1890 ईस्वी के बाद सरकारी सेवकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं रही। इसी प्रकार नरमदली कांग्रेस पर प्रहार करते हुए लॉर्ड कर्जन ने 1890 में कहा, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जनता में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना से परेशान ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। एक ओर हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया तो दूसरी ओर नरमदली कांग्रेसियों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनकी छोटी मोटी मांगों को स्वीकार करने के साथ साथ उनका निर्मम दमन भी जारी रखा। नरमदली कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को एक संगठित भारतीय देशभक्त मंडल का गठन करने के लिए प्रेरित किया। अब जरा नरमदली कांग्रेस का मूल्यांकन करते हैं, समझते हैं कि इनको किस तरह से इन्होंने भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें योगदान दिया। तो कांग्रेस के द्वितीय चरण में शामिल नरमदली नेताओं ने नरमदली नेताओं की यह कहकर आलोचना की कि ये लोग नरमदली अंग्रेजी इतिहास तथा उनकी संस्कृति में इतने प्रभावित थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बनाए रखना चाहते थे। आलोचकों का यह भी आरोप है कि नरमदली नेताओं की अंग्रेजों के प्रति सहृदयता तथा याचिकाओं और कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति आम भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति आकर्षित न कर सकी। यह भी एक आम धारणा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे तथा भारत की बहुसंख्यक जनता की आकांक्षाएं उनके सोच की परिधि से बाहर थीं। कुछ उग्रवादी नेताओं ने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति अथवा अवसरवादिता की संज्ञा दी। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में कहा, अधिक से अधिक इससे पाखंड और राजद्रोह को बढ़ावा मिला, कुछ लोगों को देशभक्त के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला। किंतु इन सब आलोचनाओं निंदाओं के बावजूद नरमदली कांग्रेस की उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। नरमदली कांग्रेस के राजनीतिक कार्य मूल विश्वास पर आधारित थे, न कि ओछी भावनाओं पर। उन्होंने भारतीयों में लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के निर्माण विचार को लोकप्रिय बनाया, समूचे देश के लिए एक समान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आर्थिक राष्ट्रवाद का मूलाधार उनके चिंतन एवं संवेदनशील प्रयासों की देन है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं के प्रयासों से इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका, तथापि वहां के समाज में उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। भारतीय जनता को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित करने का श्रेय भी नरमदली कांग्रेस को देना होगा। साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने में वे काफी हद तक सफल रहे। उन्होंने राष्ट्रवाद की ज्योति जलाते हुए सभी के एक ही शत्रु तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं का विचार दिया
और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अपने समय और समाज के लिए उन्होंने बहुत नेतृत्व प्रदान किया और हर समय और समाज की परिस्थितियों का आकलन उसी समय और समाज के संदर्भ में होना चाहिए। और जब इस दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस का जो नरम दलीय स्वरूप है उसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान है, जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। अब आगे इस विषय पर उच्च अध्ययन के लिए और इस पीपीटी को तैयार करने में जिस सहायक और संदर्भ पुस्तकों का मैंने सहारा लिया है, और आपके लिए भी मैं उन पुस्तकों को अनुशंसित करना चाहूंगा जिनको आप आगे उच्च अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं। तो उसमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा प्रकाशित किताब भारत का इतिहास 1750 से 1950 ईस्वी, जिसके संपादक डॉक्टर बृजकिशोर शर्मा है। इसका द्वितीय संस्करण 2014 में आया और प्रथम संस्करण 2005 में इस पुस्तक का आया था। इसी तरीके से दूसरी एक बृहद मोटी किताब, बहुत आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ने, जिसका 25वां पुनर्मुद्रण निकल चुका है। बहुत लोकप्रिय किताब छात्रों के बीच रही है और इस सितंबर 2015 में आया था। इसके बाद भी इसके एडिशन आए हैं, वो रामलखन शुक्ल जी, प्रोफेसर रामलखन शुक्ल जी ने संपादित किया है, वह भी उल्लेखनीय, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक डॉक्टर सतीश चंद्र मित्तल जी की मैं आपको संस्तुत करना चाहूंगा, भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास 1758 ईस्वी से 1947 ईस्वी। ये हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी, हरियाणा सरकार पंचकुला द्वारा प्रकाशित है। इसको भी आप अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नरमदली कांग्रेस का स्वरूप है, इसका संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके जो भी प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप डालिए ताकि उनका समाधान आप तक पहुंचाया जा सके।